पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से। 18 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने ओहदे का हलफ लिए 3 साल मुकम्मल हो गए थे, लेकिन आशूर के एहतराम में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने पोस्टपोन किया सेलिब्रेशंस को और सेरेमनी को। और आज 26 अगस्त को जिना कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत बड़ी तकरीब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखी है, अवाम से खिताब किया है, कौम को एतमाद में लिया है। एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश की गई है और उसके अलावा वीडियोस भी ज़ाहिर है वो जो आपने देखी सारी वो आज तमाम मीडिया पर जो है वो लाइव पोर्ट्रे एंड टेलीकास्ट होती रही, वो सारी की सारी तकरीब। लेकिन बुनियादी सवाल चंद एक हैं, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इन 3 सालों में कामयाब रही या नहीं रही कामयाब? बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी परफॉर्मेंस इन 3 सालों में कैसी रही है? खुशकुन है या मायूस कुन है? अगले 2 साल के लिए प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? इस वक्त 2/3 पाकिस्तान पे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, 2/3 पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। तो इस गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि ये अवाम तक इसका समर और जो फलाह के मंसूबे हैं उनको लाजमन पहुंचा सकें और अवाम के जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। क्या वाकई इन 3 सालों में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करके बताती है, अपनी प्रेस स्टेटमेंट्स में बताती है, अपनी वीडियोस के जरिए बताती है, या इस तरह की तकारीब के जरिए बताती है, या सोशल मीडिया पर बताती है, क्या असली परफॉर्मेंस वैसी ही है? इस पर सवाल जवाब करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आज का प्रोग्राम और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरी हुकूमत की हर किस्म की कारकर्दगी, अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, प्लस है, नेगेटिव है, माइनस है, वो सारी की सारी उठाना उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साथ मौजूद हैं जी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन पर बड़ा एतमाद करते हैं, जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले तो आपको खास तौर पे मुबारकबाद के आपके टेन्योर में 3 साल परफॉर्मेंस की जो तकरीब है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो आज मुकम्मल हुई है और जो आप लोगों ने अपनी वीडियोस खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने आपके तहत जो वीडियोस रिलीज की बड़ी अच्छी थी, उसका कंटेंट बड़ा जबरदस्त था, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस, अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और अपार्ट फ्रॉम के आप इकोनॉमी की कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की या जीडीपी की या रेमिटेंसेस की या ज़र मुबादला की या जो भी चीजें आप देते हैं उनसे हट के, या सर्कुलर डेट की, जो एक आम आदमी है उसका मसला सबसे बड़ा महंगाई का है। इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल पाने में नाकाम रही है। फवाद साहब देखें गरीबा, पहली बात तो ये है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में तहरीके इंसाफ ने वैसे तो कई रवायात डाली हैं, लेकिन ये रवायत भी हमने ही डाली है कि मीडिया के सामने और अवाम के सामने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कारकर्दगी की रिपोर्ट रखी जाती है कि उसको आप देख सकें, उसके ऊपर मीडिया के लोग जो हैं वो उसको पढ़ सकें, उसकी फिगर्स को ऊपर तनकीद कर सकें या तारीफ कर सकें, और ताकि एक सब्सटेंटिव डिस्कशंस जो हैं वो पाकिस्तान में हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक हो सके। मसलन आज 3 साल तो सिंध की हुकूमत को भी पूरे हुए हैं ना, तो सवाल ये पैदा होता है कि मुराद अली शाह साहब से भी हमारी यही उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वो भी को बताएं हमें कि सिंध में उन्होंने क्या किया है, कहाँ पे था 3 साल पहले और आज कहाँ पे खड़ा है। तो ये काम सिर्फ तहरीके इंसाफ ही कर सकती है कि वो रिपोर्ट रख रही है और ये फख्र से रिपोर्ट रख रही है और कह रहे हैं कि हमने ये किया है। अगर आपको इस पे एतराज है या आप इसकी कोई और तनकीद करना चाहते हैं तो आप आइए और कीजिए। अब आइए आपके सवाल। ये मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, इसका क्रेडिट आप जरूर ले लीजिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आप लोग परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखते हैं। कंटेंट उसका डिबेटेबल हो सकता है, जैसे आपने भी कहा, सवाल जवाब हो सकता है। अब मेरे सवाल का जवाब जी। अच्छा, अब आइए महंगाई की तरफ। देखिए, महंगाई पाकिस्तान में हुई है 27% इन 3 सालों में, और जो हमारी जो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन है वो उसमें मेनली महंगाई हुई है। लेकिन इसकी जो आमदनी में इजाफा है वो है 37%। अब ये कैसे है?
ایک تو دیکھیے جب آپ بات کرتی ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ کسان جو گندم فروخت کرتا ہے وہ آج 2018 میں وہ 1200 روپے پہ فروخت کر رہا تھا، اس وقت 2000 روپے پہ فروخت کر رہا ہے۔ گنا 135 روپے کے اوپر تھا، اب 300 روپے کے اوپر ہے۔ زمینوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ تقریباً دگنا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مکمل بیٹھی ہوئی تھی، جس میں لیبر جو تھی وہ ساری ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اب الحمدللہ 2023 تک ان کے پاس اور آرڈر لینے کا بھی اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے، تمام نے اپنی پروڈکشن ڈبل کی ہے۔ اسی طرح جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہمارا ورکر ہے اس کی آمدنی جو ہے اس میں تقریباً دگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، مسئلہ کس کو ہے؟ مسئلہ ہے سیلریڈ کلاس کو، جو تقریباً 25 سے 28% ہے ہمارے ملک میں۔ اس میں بھی فار ایگزامپل میڈیا کی جو اس وقت 70 کروڑ روپیہ ہم نے 2.5 مہینوں میں میڈیا کو دیا ہے، اب میڈیا مالکان کو چاہیے تھا اپنے لوگوں کی تنخواہیں بڑھاتے، انہوں نے نہیں بڑھائی۔ جو ہمارا پرائیویٹ اس وقت سیکٹر ہے جس میں سیلریڈ کلاس ہے، کچھ سیکٹرز نے رسپانسبلٹی لی ہے، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ کہیں جگہوں کے اوپر جو اپنی انکمز کو شو نہیں کرتے، ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے، وہاں پہ انفارچونیٹلی نہیں بڑھی ہیں، اور ان کے لیے جو پرابلمز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ سو اوور آل آئی وڈ سے کہ مہنگائی ہے 20 سے 22% آبادی کے لیے، لیکن جہاں تک 70% سے زیادہ آبادی ہے اس کی آمدنی میں اضافہ مہنگائی سے زیادہ ہو۔ فواد صاحب، جو آپ طبقات گنوا رہے ہیں، آپ اس کو 70% کہہ رہے ہیں، یہ کنٹسٹیبل ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ جو کلاس آپ گنوا رہے ہیں کہ فار ایگزامپل گروور ہو گیا، کسان ہو گیا، اس کی آمدنی میں آپ کہہ رہے ہیں اضافہ ہوا ہے، جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرتا ہے، جو لیبر ہے، جو فیصل آباد سے سیالکوٹ یا سینٹرل پنجاب کے چند ایریا سے جن کا تعلق ہے، یہ وہ کلاس ہے جس کا آؤٹ پٹ کی پروڈکشن کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جس کلاس کا تعلق کنزمپشن کے ساتھ ہے ان پر بہت بڑا افیکٹ پڑا ہے، اور وہ کم از کم 60% سے زیادہ ہے جو کہ کنزمپشن کر رہی ہے، جس میں لوور مڈل کلاس بھی ہے، جس میں بالکل غریب طبقہ بھی ہے، جس میں مڈل کلاس، آپ نے خود اس کو ایگری کیا، یہاں تک کہ جو آپ کا اپر مڈل کلاس ہے وہ سارا اس مہنگائی سے افیکٹڈ ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائیں، تاجر ہو، بڑا دکاندار ہو، چھوٹا دکاندار ہو، عوام خریداری کرنے والے ہوں، سب مہنگائی سے تنگ ہیں، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے۔ نہیں، یہ تو درست نہیں ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 60% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایگریکلچر سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لیبر کلاس ہے یا جس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو، یہی مل کے 70% سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو جو ورکنگ کلاس ہے ہماری وہ تو مین ان سیکٹر سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو اور جو کئی جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں اس لیے شور زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، اور انفارچونیٹلی وہ اب نہیں بڑھا رہے، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میڈیا کے لیے، چلیں آپ میڈیا پر بار بار بات کر رہے ہیں، میڈیا میں صرف تنخواہوں کا بڑھنا ہی مسئلہ نہیں ہے ورکر کے لیے، میڈیا میں جابز کا نہ ہونا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سینسرشپ میں اضافہ ہو جانا، میڈیا مالکان پر مختلف قسم کے پریشرز آنا جو کہ انٹرن پھر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ورکرز کے اوپر، یہ سارے وہ مسائل ہیں، اور انہی سے جڑا ہوا میں ذرا لیٹر ان دا ڈسکشن لانا چاہ رہی تھی، لیکن چلیں بات وہاں پہ مڑ ہی گئی ہے تو لے لیتے ہیں۔ جو پی ایم ڈی اے کا آپ لوگ بل لانا چاہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ورکرز کے لیے میڈیا میں تنخواہیں بہت بڑا مسئلہ ہیں، لیکن جاب سیکیورٹی بھی ان کے لیے اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے ایکشنز کے ساتھ لنکڈ ہے۔ گورنمنٹ کے ایکشن کے ساتھ تو لنک نہیں ہے نا۔ مثال کے طور کے اوپر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جو اب بہت بڑا ہو گیا ہے، اور بہت ساری نوکریاں یا بہت سارا جو اس وقت جو میڈیا ہے وہ تو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور اس کے اوپر تو ابھی تک تو حکومت کے ساتھ بالکل ہی وہ نہیں جڑا ہوا۔ اسی طریقے سے جو باقی اس وقت ایشوز ہیں جو آپ نے کہا کہ سینسرشپ یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ مطلب یہ رواجن کہا جاتا ہے، بٹ اوبیسلی جہاں پہ 200-250 چینل ہو، جہاں پہ 47 کے قریب انٹرنیشنل چینلز ہوں، جہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں یوٹیوب چینل ہوں، وہاں پہ یہ کہنا ہی نامناسب ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیا سینسرشپ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ جہاں پہ تو پاکستان میں تو ایکچولی جو صحافتی آزادیاں ہیں وہ دنیا سے اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ لائبل کا، ڈیفیمیشن کا لا ہی نہیں ہے، سو ہر آدمی جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بات کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گرپ بھی نہیں ہوتی۔ سو یہاں پہ تو آزادی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آزادی کا مطلب بے لگام آزادی نہیں ہے،
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो बेलगाम है। फवाद साहब, आप अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की कोई हद ही नहीं है और इसको नेगेटिवली मतलब पोर्ट्रे किया जाता है? खासतौर पे आज ही नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है, वहां पर जो सहाफियों पर हमलों के हवाले से वाकयात सामने आए हैं, जो हिरासा करने के हवाले से प्रोसीडिंग सामने आई है कि जी मतीउल्लाह जान का अगवा हो जाए, अफसार आलम पे गोली चलाने का मामला हो जाए, हामिद मीर को बैन करने का मामला हो जाए, सहाफियों पे गद्दारी के मुकदमात का मामला हो जाए, असद तूर पे हमला करने का मामला हो जाए, कुछ पता ही नहीं चल पाता कई कई महीनों तक। तो इन सब के बावजूद आप कहते हैं, और बावजूद इसके कि 146 नंबर है पाकिस्तान का मीडिया फ्रीडम की रैंकिंग में, आप समझते हैं कि दुनिया भर में आजादी सबसे ज्यादा? देखिए जी, मुझे नहीं पता ये 146 रैंकिंग किसने दी है और उसका क्या सोर्स है या क्या उसकी बात है, या उसने ऐसी सुनी सुनाई बातों के ऊपर, जैसे ये ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने एक रिपोर्ट लिख दी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, चूंकि डॉन ने एडिटोरियल लिख दिया था तो हमें लगता है फिर यही है। तो अगर तो देखें उनका बेसिस यही है, जो ह्यूमन राइट्स वॉच टाइप ऑर्गेनाइजेशंस का अगर डेटाबेस है, अगर उस टाइप की मैकेनिज्म है, तो फिर तो ज़ाहिर है मैं नहीं बात कर सकता कि गरीदा से रात को मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये कह दिया तो अगले दिन हम रिपोर्ट लिख दें। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी नेशनल असेंबली की, जिसमें ये गुफ्तगू हुई है, जाहिर है कि इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल मजमा था। मसलन आप देखिए ना कि जो सिंध में जो 2 सहाफी जिनको जान से मार दिया गया, उसके ऊपर कभी कोई बात ही नहीं हुई है। सवाल ये पैदा होता है उनके ऊपर क्यों बात नहीं होती, और जिनको 2 रैप्टे लग गए हैं उसके ऊपर जो है वो पूरा जमीन आसमान एक हुई है। आप सहाफियों को मारने का, गोली मारने का या उनको पिटाई होने का आप कह रहे हैं 2 रपटे लग गई हैं सिर्फ? मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको देखिए कि जो बैलेंस है वो कितना आउट है। जहाँ पे लोग जान से चले गए, जहाँ से लोगों को मार दिया गया, उसके ऊपर कभी गुफ्तगू ही नहीं हुई। जहाँ पे जो तशद्दुद भी, उसको जो है वो आप कहें कि थोड़ा कुछ मुझे नहीं पता उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे उसके ऊपर जो है बाहर का मीडिया भी बात कर रहा है, पाकिस्तान में भी आप भी रोजाना उसके ऊपर प्रोग्राम करती हैं। सवाल ये है, आपने जो सिंध के अंदर जो दो लोग जान से गए, उनके ऊपर आपने कितने प्रोग्राम किए हैं? एक भी नहीं। तो मसला ये है कि जब पॉलिटिकल यूज होगा इस तरह के वाकयात का, तो उसके ऊपर फिर शक आ जाता है कि ये मामला कोई जेन्युइन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ रंग मिला हुआ है। उसकी वजह से ये मामला खराब होते हैं। सहाफी चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के हवाले से हो, हम सब उनके बारे में आवाज उठाते हैं। आपने शायद मेरे प्रोग्राम्स नहीं देखे होंगे, क्लिप्स नहीं देखे होंगे, आप चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगी। सिंध के उन सहाफियों के हवाले से हम सब ने आवाज उठाई, हम सब आवाज उठाते भी हैं। शायद गवर्नमेंट की नजर से है जो वो महव हो चुका हो, सहाफी कहीं का भी हो, उस पर हमला हो, काबिल मसम्मत है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन ये मीडिया का मामला इतना बड़ा है, मैं चाह रही थी कि आपके साथ तफसीली आज इंटरव्यू की नशिस्त होती, लेकिन आपके साथ दोबारा तफसीली नशिस्त करेंगे, मीडिया का मामला उस पर डिस्कस करेंगे। आप रैंकिंग पर भी एतबार नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं 146 145 नहीं है, आप वही बात दोहरा रहे हैं कि मीडिया की आजादी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। आज जो तकरीब हुई उस पर वापस आ जाते हैं। इस तकरीब में आप लोगों ने 3 साल की अपने परफॉर्मेंस दिखाई तो सही, लेकिन अगले 2 साल का प्लान क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का? वो इसमें से एलिमेंट क्यों मिसिंग था कि अगले 2 साल आप क्या करने का इरादा रखते हैं? नहीं, 2 साल का जो प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल आपने देखा ना, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया। पहली बात तो ये है कि हमने 1300 अरब रुपया मुख्तस किया है उन इलाकों के लिए जो कि पीछे रह गए हैं बाकियों से। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री रिवाइवल की और एक्सपोर्ट का जो हमारा प्रोग्राम है, फिर जो कामयाब पाकिस्तान का जो हमारा प्रोग्राम है, फिर जो हमारा रोड नेटवर्क है, और सबसे क्योंकि ये पीएम तो ज़ाहिर है जब बात कर रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल बात करेंगे और वो उसमें कोई मैथमेटिक्स समझाने तो नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन जो 251 पेज की रिपोर्ट आज हमने शायद की है, और जब आप ज़ाहिर है वो तो आज आई है, आपको अभी तक तो मौका नहीं मिला होगा उसको देखने का, तो जब आप उसको देखेंगी तो आपको मालूम होगा कि वो जिस मिनिस्ट्रीज को बताया हमने कि 2018 में वो कहाँ खड़ी थी, 2021 में कब कहाँ खड़ी है। और अब एक और बड़ा एलिबरेट इवेंट जो हम करने जा रहे हैं वो है कि हर मिनिस्ट्री वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, जिसमें वो मिनिस्ट्री बता रही है कि अगले 2 साल में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो वो मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब से अपनी परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे कि ये 2 साल में हम हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। तो आपको एक डिटेल मिलेगी कि हर मिनिस्ट्री
का 2 साल का प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले 5 साल का प्रोग्राम दें। अगले 5 साल का भी। आज इस तकरीब में भी अगली बाजी फिर न्याजी के नारे लग गए, तो इतने कॉन्फिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि अगले 5 साल के लिए भी आपको चुनेंगे अवाम? देखिए, फिलहाल तो पाकिस्तान में जो इवेंट्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं और जो सियासी हालात हैं उनमें एक ही सितारा जगमगाता हुआ नजर आता है हमें, और वो इमरान खान। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हवा चल पड़ी है, अगली बारी पीपल्स पार्टी की अब। लेकिन ये वो घर में एक दूसरे को कहते रहे को अगली बारी आपकी आपकी, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे जो जहांदीदा जो सहाफ़ी हैं, जिनकी एक रिपोर्टिंग की बैकग्राउंड है, जिनका एक ग्रास रूट से ताल्लुक है, वो जब इंडिपेंडेंट तजिया करेंगे तो कोई भी पीपल्स पार्टी को कितना सीरियस ले। इस वक्त फैक्ट तो ये है कि 2/3 पाकिस्तान पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, और जिम्मेदारी आप पर सबसे ज्यादा आती है। और जिम्मेदारी हम जब आवाम में जाते हैं तो वो सबसे बड़ा जो हमें मसला कहते हैं वो महंगाई का कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ज़ाहिर जस्टिफिकेशन उससे अलग है। अब अगर आप फिगर्स पर भी आ जाए, आखिरी 1-2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्रेडिट लेती थी कि जी खत्म हो गया, लेकिन अगस्त 2018 में 2.1 बिलियन था, आपकी हुकूमत में 2.5 बिलियन तक पहुंच गया। गर्दिशी कर्जे सर्कुलर डेट एक बार फिर जो है 2.48 तक जाकर पहुंच गया। बैरूनी कर्जे 17 पे थे 3 साल पहले, अब 19 ट्रिलियन तक जाकर पहुंच गए हैं। तो ये वो इकोनॉमी के बड़े बड़े फिगर्स हैं, चंद एक मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इनको भी सामने रखते हुए, महंगाई की तो जस्टिफिकेशन आप लोग देते हैं, इनको भी सामने रखते हुए अगले 2 साल के प्रोजेक्शन कुछ ज्यादा खुशकुन नजर नहीं आती अवाम को, क्या कहेंगे? ये तो देखिए ना, आप इसको उल्टा देखें ना। सबसे पहले तो आप देखें कि टैक्स टू जीडीपी रेशो किधर गई है, फिर आप देखें कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो तो मुसलसल तीसरे साल जो है वो कम हुई है, यानी जो कर्जे हम ले रहे थे उनमें मुसलसल कमी आ रही है। उसके बाद जो बड़े रिफॉर्म्स है इकोनॉमी के वो हमने इनिशिएट कर लिए हैं, जो हम चाहते थे कि जिस तरफ हम जाना हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 साल का पाकिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान होगा। और उसके बाद आप देखेंगे इस वक्त जो बड़ा फ्रेमवर्क है हमारा, और अगर अल्लाह करे ये अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए तो उससे हमारा ये जो ट्रांस मजार शरीफ ट्रेन है और जो ट्रक है ताशकंद तक हमारा शुरू होता है, और सी पैक और EU को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो वो पाकिस्तान की तो एक बिल्कुल नौयत ही बदल जाएगी। अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने अफगानिस्तान का जिक्र छेड़ ही दिया। अफगानिस्तान के मामले पे पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन मुसलसल डिमांड कर रही है, तो क्यों डिले कर रहे हैं आप लोग अपोजिशन का मुश्तरका इजलास पार्लियामान का? डिले नहीं कर रहे हैं, वो हम इन टच है इस वक्त, स्पीकर ऑफिस इन टच है तमाम पार्टीज के साथ। सिर्फ इशू ये है कि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। हम चाहते हैं ये 31 को ये जब हो जाएगा, इनखला मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद हम इस जानब एक सब्सटेंटिव कोई सिचुएशन सामने नजर आ जाए कि किधर जा रही है, फिर इसके ऊपर अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो दे देना वज़ीर आज़म साहब पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में, एक आउटलाइन तो दे देना कि जी ये हमारी सोच है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। वो तो हम दे ही चुके हैं ना पहले, क्योंकि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब तक अफगानिस्तान में ऑन ग्राउंड कुछ सब्सटेंटिव चीजें हमें नजर ना आए उस वक्त तक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, खासतौर पर आज अपनी गवर्नमेंट की 3 साल पूरे होने पर जो कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है उस पर हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सवालात के जवाब दे रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन ली कि किस तरह वो डिफेंड कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, इसी हवाले से ज़रा तज्जियाकारों से भी बात कर लेते हैं। मेरे पास 2 बड़े ज़बरदस्त और सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। पहले हमारे पास हैं जी सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं नज़ीर लखारी साहब, और दूसरा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार हैं जनरल अमजद शुएब साहब। नज़ीर लखारी साहब, आज आपने देखा जो 3 साल तकरीब थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो सारी तकरीब आपने देख ली होगी, वज़ीर आज़म साहब का खिताब आपने सुन लिया होगा। आप मुतमईन हैं हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साल की कारकर्दगी से? और आज की तकरीब में अगले 2 साल का कोई प्लान जो है वो बताया नहीं गया था। ये सिर्फ मैं ही नहीं, पाकिस्तान का कोई भी आम शहरी इससे मुतमईन नहीं होगा। ये मुतमईन करने वाली तकरीर ही नहीं थी। हाँ। ये इस तरह का जश्न हम पहले भी दे चुके हैं। जनरल अयूब खान ने एक जश्न मनाया था अपनी
10 साल आमरीत का, और उस आमरीत के नतीजे में पाकिस्तान को जिस तरह की तबाहियों का सामना करना पड़ा, जिस तरह लेकिन अभी की तो नजीर तबाही- लखारी साहब जमहूरियत है ना, इसको आमरीत से तो मिसाल ना देना, अभी तो जमहूरियत जी है। बिल्कुल, वो भी जमहूरियत लाए थे और बुनियादी जमहूरियत लाए थे, और उन्होंने इस बुनियादी जमहूरियत के नफाज से पहले उन्होंने पाकिस्तान के 3 दरिया भारत के हवाले कर दिए थे, और उनकी जो कीमत तय हुई थी, आपको यहाँ पर कराची में नाजमाबाद में भी घर नहीं मिलेगा उस कीमत। ठीक है कि बहुत के पैसे का भाव बढ़ गया है, कोई अपने दरिया बेचता है, कोई अपनी सरजमीन बेचता है, छोड़ें उस बात को, ये उसी तरह का जश्न है, और वो फिर भी उसकी कारकर्दगी किसी न किसी हद तक काउंट की जा सकती है। इसके बावजूद कि उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों में कांटे रख दिए थे, फिर भी उनकी कारकर्दगी को फिर भी कंसीडर किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो किया था। पाकिस्तान को कुछ इंडस्ट्री मिली थी, पाकिस्तान की बेसिक इंडस्ट्री का एक दौर वो था जब जनरल अयूब खान की हुकूमत थी। इस दौर में क्या हुआ है, सवाए तबाही के, सवाए लोगों की इकोनॉमिक को बर्बाद करने के, लोगों की बुनियादी जरूरियात की फराहमी को नामुमकिन बनाने के लिए, गुर्बत के लिए, लखारी साहब हुकूमत तो कहती है कि मईशत बहुत अच्छी हो गई है, फिगर्स वो उसके सामने रखती है। जहां तक महंगाई की बात है, वो कहते हैं जी कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान उसका शिकार नहीं। फिर वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं कि जी हमारे यहाँ क्या कीमतें हैं, भारत में क्या कीमतें हैं, खित्ते में क्या कीमतें हैं, अमरीका बरतानिया में क्या कीमतें हैं। मुतमईन नहीं है आप इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं है मुतमईन। और ये जब महंगाई की बात करते हैं तो मिसालें देते हैं अमेरिका की, बरतानिया की, भारत की, जिनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब हम बात करते हैं कि जनाब वेजेस दें उस हिसाब से, जिस हिसाब से अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में वेजेस मिलती हैं, उस हिसाब से आप वेजेस दें, तो वेजेस के लिए ये मिसाल देते हैं सोमालिया की, अफगानिस्तान की, इस तरह की मिसालें लेकर आते हैं हमारे सामने। तो ये नहीं हो सकता है। क्या इस दौर में पहले तो कितने भी लोग थे गुर्बत के, लेकिन इनके इन 3 सालों में 2 करोड़, ये इनके अपनी खुद ही बता रहे थे ना, इनके अपने दौर में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा पड़े हैं, जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते हैं। वो मजीद हुए हैं, उससे पहले जो थे सो थे। अब पाकिस्तान की अमलन आधी आबादी को वक्त पर खाना नहीं मिलता है। पाकिस्तान की आबादी जो है वो नाने शबीना की मोहताज है। तो आप समझते हैं कीमतें 400 गुना, 500 गुना बढ़ा दी गई हैं। वो जो दवाएं 1000 में मिल जाती थी एक महीने के लिए, वो 5000 में भी नहीं मिलती हैं। क्या करेगा? सही बात है। मुझे मालूम है, बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिनने शुगर की और ब्लड प्रेशर की दवाएं लेना छोड़ दिया है, नहीं ले सकते हैं, उनके पास उनकी इस्तात नहीं है। तो एक अगर कोई लॉजिकल बात करे, ये तो इस वादे के साथ आए थे और इस दावे के साथ है कि 200 अरब रुपए चाहेंगे, लेकर आएंगे, उनके मुंह पर मारेंगे, कर्जे खत्म करेंगे। अभी टाइम तो देना, अभी लखारी साहब टाइम तो देना, ऐसे ना करें ना, इतनी जल्दबाजी ना करें, टाइम दें, अभी 2 साल तो पड़े हैं ना। कोई एक काम तो किया हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने डिट्रोएट किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पीछे गई है। खान साहब कल उस्मान बुज़दार की तारीफें कर रहे थे कि जी इतने काम करते हैं, तशहीर नहीं करते। असल मसला ये है लखारी साहब, गवर्नमेंट ने काम बहुत किया है, आपको पता नहीं है क्योंकि वो तशहीर नहीं करते। आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और इनके हुकूमत के कारनामे, लोग जो है सड़कों पर जश्न मनाते फिर रहे हैं। ये जो जश्न कन्वेंशन सेंटर में किराए के आदमियों को बुलाकर किया गया था, अब बाहर के लोग इससे ज्यादा, वो जो घर में बैठकर सुन रहे थे वो भी रो रहे थे। अच्छा, उनके भी आंखों में आंसू थे कि किस तरह से पाकिस्तान पर मुसल्लत करता है। खुशी के आंसू थे लखारी साहब, खुशी के आंसू थे वो। मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है। जो आपने, इन्होंने अपने दौर में सबसे ज्यादा उस क्लास को मुतासर किया है, जो क्लास इमर्जिंग क्लास थी, जो मिडिल क्लास बनने की तरफ जा रही थी, उसके इम्कानात भी खत्म कर दिए। अब कोई मिडिल क्लास भी नहीं होगी, या हैव्स वाले होंगे या हैव नॉट वाले होंगे। वो होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, और वो होंगे जिनके पास सब कुछ होगा। मैं पीटीआई की कामयाबी या नाकामी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी या नाकामी पे मजीद भी लखारी साहब आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन अमजद शुएब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, आप किस तरह तज्जिया करेंगे, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल किस तरह के रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं उस पर भी बात करता हूँ। मोहतरम लगारी साहब ने जो बात की, एक्चुअली हमारा एक अलमिया ये है कि हम 60 साल पहले की, 50 साल पहले की हुकूमत का रोना रो के कि ये अयूब ने ये कर दिया, वो कर दिया, इन सियासतदानों को कवर देते हैं। अयूब ने तो कबर से नहीं आना,
जिन्होंने हुकूमत करनी है उनकी बात करें भाई। मेरे नजदीक अयूब भी मुजरिम था, याहिया भी मुजरिम था, और मुशर्रफ भी, ज़ियाउल हक भी, क्योंकि अयूब ने सबसे गलीज काम ये किया कि भुट्टो पैदा किया, और उसके बाद ज़ियाउल हक ने सबसे गंदा काम किया कि नवाज शरीफ पैदा कर दिया, और उसके बाद जरदारी मुशर्रफ छोड़ गया, एनआरओ करके जरदारी पैदा कर दिया। नहीं, ये खा रहे हैं मुल्क को, आप लूट समझते रहे हैं कि व्यापार। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगाना ज्यादा बुरा काम नहीं था? इसकी सजा भी उन लोगों को मिलनी चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि यार वो सारे बुरे थे, वो जितने भी आए ये डिक्टेटर्स, लेकिन वो जो गंद छोड़ के उनको लगारी साहब और दूसरे सर पे क्यों बैठा के फिर रहे हैं? वोट दे दे कि इन चोरों को ये लेके आते हैं। आप महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई सूबाई हुकूमतों का काम है, काम क्यों नहीं कराते वहां पे? क्यों नहीं मंडियों के ऊपर छापे मारते? क्यों नहीं पकड़ते लोगों को? ये जिली हुकूमतों के काम है, क्यों नहीं पकड़ते उन लोगों को? देखें, आप लाख सारी चीजें इनकी देख लें, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो बिल्कुल। जनरल साहब मिसाल के तौर पे चीनी और आटे की चीजें जो हैं, जनरल साहब मिसाल के तौर पे चीनी और आटे की अगर बात कर लेना करेंगे आप, जनरल साहब महंगाई की बात हो रही है ना, मिसाल के तौर पे चीनी और आटे की बात कर लें। बात कर रहा हूँ ना, महंगाई की बात ये चीनी और आटा तो हमारी होम ग्रोन क्रॉप्स है ना। अभी जरीदा मेरी बात सुनिए जी, 3 दरिया बेच दिए, अगर कोई आज उनके साथ अगर मुआहदा ना किया होता, आपके 5वां दरिया हाथ से निकल गया। भारत के पास है उसका कंट्रोल सारा, ना दे आप क्या कर लेंगे? एक मुआहदा आपके पास आज मौजूद है जिसकी वजह से आप डटे हुए हैं, आप इंटरनेशनली भी जाके उस खेल को पकड़ लेते हैं। अगर वो भी ना होता आपके पल्ले, तो आपके पल्ले है क्या? किस बात पे आप जाके कूद रहे हैं? क्या कर लेंगे आप? ना दे पानी, चाइना उनका पानी पीछे से बंद कर दे, जो 2 दरिया चाइना से आते हैं, तो ये चाइना को जाके मार लेंगे भारतीय, और भारत हमारा बंद कर दे तो हम क्या कर लेंगे? मुआहदे के बावजूद अगर वो बंद कर दे तो आप क्या कर लेंगे? चलें इस वक्त हम टॉपिक से हट जाए, इस वक्त टॉपिक से हट जाएंगे। बकेड़ा एक ऐसा दुकड़ा खोल के बैठ जाते हैं जिसका वास्ता कोई नहीं। इस वक्त टॉपिक से हट जाएंगे ना, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जनरल साहब, मैं बार बार टॉपिक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा कि जी महंगाई का जो मामला है ये सूबाई मामला है, इंतजामी कमेटियों का, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का, लेकिन मसला ये है, मिसाल के तौर पे चीनी और आटे की क्रॉप ले लें, ये तो आपकी बम्पर क्रॉप्स हैं और आपकी होम ग्रोन क्रॉप्स हैं, आपकी नेटिव क्रॉप्स हैं ये। अब होता यह है कि इनको, सर सुन लेना, सर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना सर, ये चीनी और आटा जब आप एक्सपोर्ट करने की विफाकी हुकूमत इजाजत दे देती है तो फिर सूबों के पास बाकी बचता नहीं है ना, विफाकी हुकूमत आपका एक्सपोर्ट। पूछ रहा हूँ आपसे, आप पूछ लें किसी से भी, शुगर मिलों के मालिक कौन है? सारी पार्टियों में है सर, सब पीटीआई में भी है, बैठे हुए, नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। पता नहीं 15 के 20। सर पॉइंट ये है कि आप जब बम्पर क्रॉप के बावजूद एक्सपोर्ट कर देते हैं, शबाज शरीफ की है, जरदारी की है, सब मुजरम अंदर शामिल है इस खेल में। कोई किसी को बख्श नहीं रहा। पैसे बनाने के लिए हम, रमजान का महीना आ जाए, हम 6 गुना 10 गुना कीमतें बढ़ा देते हैं। क्या वो चीजें गायब हो जाती? चीजें यही होती है ना, वो महीना खत्म होता तो उसके बाद शुरू हो जाती है। चीनी और आटा एक्सपोर्ट कर देते हैं ना हम, उससे मुल्क में किल्लत हो जाती है, फिर आप इंपोर्ट करते हैं, फिर आप इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे हैं इन क्रॉप्स की। देखें मेरी बात सुनिए, वो किसने, वो सूबाई हुकूमत ने तो नहीं करना ना सर। एक कभी नहीं रुकेगी। जो 15 साल में हमने पीछे जो करप्ट माशरा पैदा कर दिया है, ठीक, जो सड़कों पे औरतों के साथ हो रहा है, और जो कुछ, ये हमारी जनरेशन है ना, इसमें आपके कौन फरिश्ते आ जाएंगे ऊपर से करने के लिए? ये जो माशरा बन चुका है 10-15 साल में, इसमें करप्शन अब कोई बुरा नहीं समझता। ये अब जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन गई। आप कहते हैं महंगाई बड़ी होगी, भूखे लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे लोग? इसलिए कि हर किसी ने अपना कोई गलत आमदनी का जरिया बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो जनरल साहब आप 3 साल किस तरह के देखते हैं, ये बताएं। आप समझते हैं कि ठीक गुजरे हैं? मैं ठीक नहीं समझता। अच्छा। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत इन्होंने वादे किए थे जो पूरे नहीं किए। अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस, लाहौर का मसलन, ये पंजाब का कहते हैं, बुजदार का, ये बुजदार का कहते हैं जी, उसकी तशहीर ने भी तशहीर किया। मैं तशहीर छोड़ के जो मर्जी करूं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता वहां पे, सवाए एक चीज है कि उसने अरबों रुपए की जमीनें जरूर खाली कराई हैं। वो जो जमीनों के पिछले बैठे हुए थे, इनके कब्जा ग्रुप जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कीमती जमीनें कब्जे की हुई थी, वो उन्होंने कुछ खाली जरूर कराई है।
उसके अलावा तो मैंने नहीं देखा कि गवर्नेंस में कोई इन्होंने इतना काम कर दिया जो हमें नजर नहीं आया। तो इसका फिर जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? उस्मान बुज़दार जिम्मेदार हैं, इमरान खान बुज़दार है? जिम्मेदार हुकूमत है। मैं तो ये कह रहा हूँ पकड़ हुकूमत के सारी जिम्मेदार है जो कुछ हो रहा है। ये मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ कि आज का रोना रोए जो इन लोगों को आप मुहैया करते हैं बहाना, जब आप शुरू हो जाते हैं 1947 से। अच्छा ठीक है, चलो तो बात अब इररिलेवेंट हो गई। मुल्क इन्होंने बर्बाद कर दिया। भाई इनको पकड़ो जिन्होंने हुक्मरानी करनी, जिन्होंने हुकूमतें करनी है। ना माशाल्लाह लग रहा है ना अयूब जिंदा होके आ रहा है कब्र से। जिन्होंने हुकूमत करनी है इनको पकड़ो, इमरान खान हो या कोई भी हो। आज का दुख इमरान खान के जिम्मे है, इसने जवाबदेही करनी है। बिल्कुल इनसे हिसाब होना चाहिए। इन्होंने जो वादे किए थे, जो कुछ इन्होंने कहा था, क्या कर दिया इन्होंने कोई चीज? और आप समझते हैं कि बाकी इदारे इसके जिम्मेदार नहीं होंगे जो गलतियां हुकूमत कर रही है, या इसका स्टेक होल्डर नहीं होंगे? मैं एक चीज आपको बताऊं, अदारे जिम्मेदार है। मैं आपको बता देता हूं अभी कैसे। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक इमरान खान ने यह कहा था कि मैं इन सब चोरों करप्टों को पकड़ूंगा, इनको अंदर बंद करूंगा, इनसे पैसे गुलवाऊंगा, ना किसी को अंदर बंद करा सके सजा हो सकी, ना किसी से पैसा निकलवा। अब इसमें खुद भी ये फेल हो गया, नाकाम हो गए। नैब इन्होंने ठीक नहीं किया। नैब में करप्शन है, नैब पैसे खाता है, पहले केस बनाते हैं, शोर मचाते हैं, लगता है बंदा मारा गया, वो पैसे खिलाता है। नतीजा ये कि मेगा करप्शन केस एक भी फैसला नहीं हो सकता। जज भी मिले हुए हैं, ये भी इन्होंने क्यों नहीं सिस्टम ठीक किया? इनको नहीं पता था कि ये सारा करप्ट माशरा, करप्ट सिस्टम जो है, इसमें से एक भी आदमी को सजा नहीं हो सकती। एक भी मेगा केस में सजा नहीं हो सकती। किसी एक को भी आप मुझे बता दें। जिसको पकड़ा जाता वो कहता है जी विक्टिमाइजेशन, ये वो एंड पे विक्टिमाइजेशन ही कहलाएगी जब आप नहीं देंगे। आप यही देखिए, जरदारी साहब के 2 केस थे कॉन्टेक्ट ना के, फोटो कॉपियों के चक्कर में आके उन्होंने कहा जी असली डॉक्यूमेंट के अंदर है वो जी, वो तो चोरी करके ले गया था वाजिद शमसुल हसन। यहाँ पे फोटो कॉपियां लगा के वो एक केस गया, दूसरा गया, जरदारी साहब बरी। अब वो मेरे सर पे आपके सर पे नाचता, वो कहता है जी मुझे 10 साल 11 साल आपने जेल में क्यों रखा, मेरा तो कोई केस ही नहीं था। तो पूछता उससे कि भाई ये जो तुमने गायब कराई थी वाजिद शमसुल हसन के जरिए चोरी कराई थी, ये उसका नतीजा है। तो ये तो सारा मिला हुआ माशरा। यहाँ पे मैं फिर ये समझता हूँ इमरान खान, एक आदमी को ना सजा हुई है, ना उससे पैसा आया है, ये सब झूठा वादा था। ना उसने यहाँ पे ठीक किए ये सारे अदारे, ना नैब ठीक हुआ, ना FIA ठीक हुआ, ना जज ठीक हुए, सब मिलके खा पी गए और ये मुल्क डंडे बजा रहा बैठ के। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। जामजा शुएब साहब बड़ी खरी खरी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा जवाब लेते हैं नज़ीर लगारी साहब से। खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में जो आज वीडियोस चलाई कारकर्दगी की, वो यहीं से शुरू हुई कि 2008 से लेके 2018 का जो डेकेड है वो डिस्ट्रक्शन का डेकेड था, और उस पर नवाज शरीफ की करप्शन, जरदारी की करप्शन, बहुत वीडियोज जो हैं वो आज चली 3 साल कारकर्दगी में। तो क्या इन्हीं वीडियोज के सहारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल पूरे करेगी? इसी एहतसाब के बयानिए के लूले लंगड़े बयानिए के सहारे? नज़ीर लगारी साहब सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लगारी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? मैं बिल्कुल हूँ। लगारी साहब, एक तो आज इमरान खान साहब की मौजूदगी में जो 3 साल परफॉर्मेंस की तकरीब में वीडियोस चलाई गई हुकूमत की कारकर्दगी की, वो शुरू हुई कि जी 2008 से लेके 2018 तक जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, डिस्ट्रक्शन था, उसमें कितनी करप्शन की गई, जरदारी की करप्शन, नवाज शरीफ की करप्शन। अब वो साबित कहीं नहीं हुई। इमरान खान साहब की बातें के मुताबिक जो नामजा शुएब साहब भी बात कर रहे हैं, और फिर जनरल साहब ये भी कह रहे हैं कि जी आप अयूब को मत लता रहे हैं, आप ठीक है गलती थी, जिया की भी थी, वो सारी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि उनके बाद जो हुक्मरान आए हैं आप उनकी भी तो बात करें ना, कुछ जो गलतियां वो करके गए हैं। अच्छा ऐसा है ना, ये वजीर आजम है, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये पार्लियामानी एक्सरेस के साथ हुकूमत कर रहे हैं, तो ये टांग दें इनको। किसने मना किया है? नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, कोई और इनको मिले तो उसे टांग दें। बात ये है कि इस दौर के करप्शन ने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दौर में वजीर आजम बजट के पिछले बजट की बात को पेश करने के बाद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये क्या करूं, ये जो चीनी है माफिया महंगी कर रही है, आटा जो है वो माफिया महंगी कर रही है, पेट्रोल डीजल माफिया महंगी कर रही है। एक आदमी को निकालते हैं, अपने वजीर को काबीना से, मुशीर को काबीना से फारिग करते हैं और इल्जाम लगाते हैं, और साथ कहते हैं कि जनाब इन्होंने बहुत घपला किया जब पेट्रोल के मामला थे और जब पेट्रोलियम मसनूआत के
मामला थे तो इन्होंने बड़े कतरे के बड़ी, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक पर्चा, कोई एक FIR, कोई एक मामूली सी नालिश, कोई मामूली सी शिकायत कहीं दर्ज नहीं होती है। फिर ये एक वजीर को चाहते हैं कि जनाब ये वजीर खजाना थे और बाकायदा मिनिस्टर की सतह के लोग जो है चार्ज करते हैं कि ये तो इन्होंने जो महंगाई आई है वो इनकी वजह से आई है, खराब माइशत को इन्होंने किया है, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है? आपने कुछ पर्चा दर्ज कराया? किसी नैब को कहा कि ये इनका मामला देखें, किसी FIU को कहा कि इसका मामला देखें? नहीं देखा। और वजीर आजम माफिया इनको कहते रहे, जो इनके दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर अब भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि माजी में थे। कहते हैं कि जनाब कारें सबसे ज्यादा, गाड़ियां सबसे ज्यादा इस दौर में बनी हैं, तो गाड़ियां बनने से कौन किसकी मैशत ठीक होती है? उसकी, जिसके पास होती है ना, जिसके पास नहीं है उसकी क्या ठीक होगी? जिसके पास खाने के लिए, शाम के खाने के लिए वो जाकर गाड़ी खरीदेगा, जो अपने बच्चे को दूध नहीं डाल सकता। लेकिन लखारी साहब इंसाफ की बात करें अगर हम सारे, तो 30 साल का गन 3 साल में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये माफियाज पिछले 3 साल में मजबूत हुए हैं, जड़ें पकड़ ली हैं इन्होंने मुआशरे में, तो किस तरह ये हुकूमत की जड़ों में बैठ जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी की जड़ों में बैठ जाते हैं? आप हमसे कहीं ज्यादा सीनियर है, कहीं ज्यादा समझते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं इंसाफ के साथ, ईमान के साथ, कि इमरान खान 3 सालों का गन, 30 सालों का गन 3 साल में ठीक कर सकता था? ये तो 70 साल की बात करें तो अब उसकी बात ना करें 3 सालों की। चोरी तो बहुत पहले, फिर मुझसे जनरल अमजद साहब, मैं बहुत प्यार करता हूं उनके साथ, ये मुझसे खफा हो जाएंगे। कायदे आजम ने आंख मूंद दी कायदे आजम के उस दस्तराज को जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी, केस बनाया गया कि तुम करप्ट हो, केस बनाया गया कि तुम करप्ट हो, केस बनाया गया कि तुम गद्दार हो, उसकी हुकूमत बरतरफ की गई और फिर उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया। ये कायदे आजम की टीम के लोगों के साथ हुआ। हुसैन शहीद ये मैं AK फजलुल हक की बात करूं, जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी थी, उसको हमने कहा करप्ट है, और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था हमने उनको चोर कहा, गासिब कहा, खाइन कहा, और उनके ऊपर पर्चे बनाए और साबित कुछ नहीं किया हमने। मैं तो आप 70 साल में कोई चीज साबित करते नहीं, तो लहारी साहब इसका फिर इमरान खान तो जिम्मेदार नहीं है ना? गलती इमरान खान की तो नहीं है ना? फिर जो गलती चल रही थी, जो निहान खिश्त अव्वल मेमार कज ता सुरैया मीर अबद दीवार कज, अगर पहली ईंट अगर मेमार गलत लगता है तो ऊपर तक आसमान तक चली जाए, वो दीवार गलत रहेगी ना, वो दीवार गलत रहेगी। हमारी दीवार गलत है भाई, हमारा असल मसला दीवार का है, हमारी दीवार ही वो नहीं है। ये बहुत सी कहानियां हैं, हम उन कहानियों का जिक्र नहीं करते हैं, माजी की कहानियों का। हम आज के दौर में आते हैं। इन्होंने कहा था ना पाकिस्तान के लोगों के साथ, बुनियादी छोटे मोटे इनके वादों की बात थी कि हम जिन लोगों ने करप्शन किए हम उनको उल्टे लटकाएंगे। यार लटकाओ ना उल्टा, भाई आप कहीं, आपको कुछ हो तो नहीं गया है? आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास अख्तियार मौजूद है। आप सुप्रीम कोर्ट एक मामले में रिपोर्ट मंगवाती है, वो रिपोर्ट सबसे पहले बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाने के एक मुशीर के पास जाती है, मुशीर साहब मुलाहजा करते हैं, फिर वो रिपोर्ट आगे जाती है। तो ऐसे हुकूमत चलाई जाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट की चीजें, भेजी जाने वाली चीजें जो हैं वो मुशीर साहब देखकर उनको फाइनल करेंगे कि इसको ऐसे जाना है कि नहीं जाना है, पहले हम देख लें। इदारे कहाँ आजाद होकर काम कर रहे हैं? FIA क्या आजादी के साथ काम कर रहा है? आपका नैब क्या कर रहा है? नैब जैसे जनरल साहब ने कहा करप्शन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। इतनी करप्शन हो रही है मुल्क के अंदर, और नैब के उसमें एक बंदे को बुलाया कि तुम्हारे ऊपर ये मामला है, फिर उसके साथ मामला जहां जाकर सेट हुआ अल्लाह अल्लाह फैसला हो चला गया। और जिसको पकड़ कर बैठ जाए, केस हो ना हो, बनता हो ना बनता हो, बिछा देंगे। आप किसने ये हमदर्दियां पैदा की हैं कि आपने कहा शहबाज शरीफ का आप आ जाएं और बड़े डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, तो भाई आप रेफरेंस बनाकर पेश करते ना। चेयरमैन नैब ने कितनी दफा लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक ठीक। और जब कोर्टों की ऑब्जर्वेशन देखें ना, एक केस में ख्वाजा साद रफी के केस में, दीगर केसेस में आप कोर्टों की ऑब्जर्वेशन देखें कि कोर्टें क्या कहती हैं। कोर्टें कहती हैं कि खामखा की बातें हैं, खामखा गिरफ्तार किया गया, लोगों की तौहीन की गई, लोगों की इज्जत
बर्बाद की गई, लोगों को बदनाम किया गया, ये कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल ये सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से करने के लिए, जिसके पास हुकूमत के पास इनका जवाब ही कोई नहीं है। जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। आज एक बार फिर नारे लगे जनाब की अगली बाजी फिर न्याजी, तो आप समझते हैं कि अगली बारी भी इमरान खान साहब की 2 साल तो उनको पूरे करने चाहिए, मुद्दत अपनी पूरी करनी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं? देखें हर चीज मुमकिन है यहाँ पे। अगर वोट को इज्जत दो का नारा चल सकता है तो ये भी हो सकता है। सबसे बड़ा फ्रॉड वोट को इज्जत दो। पहले वोट देने वाला बिरयानी खा के वोट देता है, वो वोट की इज्जत कर देता है। फिर जिसको वोट दिया जाता है उसने वोट का तकद्दस जो उस पर अमानत रखी गई, उसने जिम्मेदारी, वो करप्शन शुरू कर देता है। और जब वो जुर्म करता है तो जुर्म के बाद वो दूसरों को कहता है कि वोट तुम इज्जत दो, मुझे सजा ना दो क्योंकि मैंने वोट लिया था। साहब, जो बिरयानी खा के वोट देने वाली बात है, मेरा ख्याल है कि ये कौम के जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसके मेरे ख्याल है मुखालिफ है। जो अवाम का जो कौम का शऊर है वोट देने का, वोट का हक इस्तेमाल करने का, गरीदा होता यही है। मैं आपको बताऊं, उखाड़ा का मुझे मतलब बहुत जगह ये एक वाकया तो गुजरांवाला का, और ये खुद मुझे ये खुरम दस्तगीर के वालिद ने सुनाया, मेरे उनसे मतलब बरासम से ताल्लुकात। वो कहने लगे मैं इलेक्शन हारा हूं इस वजह से कि वो उस दिन संडे आ गए, बैंक बंद था, फना गांव के लोग आ गए, उन्होंने कहा इतना पैसा हमें दें तो वोट में आपको देते हैं वरना नहीं देते। ये खुरम दस्तगीर के वालिद। और फिर इसी तरह उकाड़ा में एक बदमाश गांव का वो जाता है, जाके कैंडिडेट को कहता है कि भाई तुम इतने पैसे दो तो ये 200 वोट गांव का मैं लेके तेरे पास आ जाता हूँ, अगर तुम नहीं देते तो मैं तो दूसरे के पास चले जाता हूँ। ये चीज यहाँ आम है। जो वोट को इज्जत दो का फ्रॉड मियां साहब ने छोड़ा था ना, मैं उस फ्रॉड को खोलना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या ये ड्रामे खेलते हैं। ठीक। और फिर आप जो बात कर रहे हैं, ये लगारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान बनने के बाद लूट मार का काम तो हकीकतन पहले दिन से, आप मुमताज मुफ्ती की किताब पढ़ें आवाज दोस्त, उसमें उन्हें कहा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया लूटना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज थी। कपड़ा बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, साइकिल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बसें जो है वो नहीं चलनी है, रूट चलने हैं, क्योंकि वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, प्राइवेट बस सिस्टम, रूट परमिट सियासतदानों ने ले लिए, बाहर से इंपोर्ट करना है, मिलें लगानी है, या इंपोर्ट करने का इंपोर्ट लाइसेंस ले लिए। ये काम उसमें बड़ा वाज़े तौर पर उसने आवाज़ दोस्त में मुमताज मुफ्ती ने उसकी पिक्चर पेंट की हुई। और कायदे आज़म ने भी अपनी 11 अगस्त की तकरीर में यही कहा था कि अकरवा परवरी और मेरिट को छोड़ना, ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग, ये लानत मौजूद है, इसको खत्म करना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो नहीं खत्म हुई। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को जवाब देना होगा। ये लगारी साहब ठीक कहते हैं कि उसके साथ जो बंदे हैं वो भी करप्ट हैं। जो अब जहांगीर तरीन के केस का किसको नहीं पता, उसने नहीं एक्शन लिया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी के भी खिलाफ एक्शन नहीं हो। उसकी वजह ये है कि ये जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो, लोग सारे इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, ये माफिया है और ये रियासत से ज्यादा मजबूत है। रियासत इनके पास होस्टेज है, किसी को इमरान खान छोड़ दे, किसी को बिठा दें आप, ठीक, माफिया की ताबेदारी नहीं करेगा तो नहीं चल सकता। ठीक, बिल्कुल सर ये इशू जो है ये काफी वसी है और प्रोग्राम का टाइम इसके लिए बहुत शॉर्ट है, एंड आई थिंक कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म भी हो रहा है। सो मैं शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ पर जनाब शुएब साहब का, नज़ीर लगारी साहब का। बड़ा अच्छा तज्जिया दोनों शख्सियात ने जो है वो पेश किया है, आईना दिखाया है हुकूमत को। और वाकई 3 साल के बाद हुकूमत को आईना दिखाना बनता है, क्योंकि 3 साल आप गुजार चुके होते हैं, 1000 से ऊपर दिन आप गुजार चुके होते हैं, 2 साल का बहुत कम अरसा आपके पास बच चुका होता है। तो इसमें एक्सक्यूजेस नहीं, इसमें आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। सो ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।